नर्मदा घाटी करे सवाल, जीने का हक या मौत का जल। आदाब दोस्तों, मैं ऋशान काजी, आप सबका स्वागत है सारा अधिकार न्यूज चैनल में। नर्मदा घाटी के पीढ़ियों के निवासी आदिवासी, किसान, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक सभी ने 38 सालों के अहिंसक संघर्ष से ही बड़े बांधों की हकीकत और विकास की अवधारणा पर सवाल उठाए और हजारों सरदार सरोवर से विस्फीतियों का पुनर्निवास पाया। उर्वरित परिवारों के अधिकारों के लिए जारी रहा है आंदोलन। इस साल की 2023 भारी वर्षा होते हुए बरगी से सरदार सरोवर तक के बड़े बांधों से आई डूब ने भयानक आतंक मचाया है। हजारों परिवारों के मकान बड़वानी, धार, खरगोन में और सैकड़ों अलीराजपुर में डूब में आए। कई सारे ध्वस्त हुए। हजारों के घरों में घुसने पानी में अनाज सहित सभी वस्तुएं, बच्चों की किताबों ही क्या, बड़े साधन, फ्रिज, कूलर, गरीबों के कपड़े, चदरे भी बर्बाद किए। हजारों एकड़ खेती, करीबन 160 गांव की डूब गई। कहीं भूमि और खड़ी फसल बर्बाद हुई। बिना मुआवजा और पुनर्वास हजारों परिवारों के इस विस्थापन और त्रासदी के लिए कौन है जिम्मेदार? शासनकर्ताओं ने दिया धोखा। जल स्तर, बैकवाटर लेवल्स और डूब क्षेत्र बदलकर विस्थापितों को वंचित कर। सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र का आकलन 1984 में केंद्रीय जल आयोग ने किया, जिनकी वह कानूनी जिम्मेदारी रही और बांध की ऊंचाई से ऊपर अधिकतम जल स्तर जो वर्षा काल में होता है तथा बैंक वाटर लेवल्स के भी आपके निशाने लगाए और परिवारों की खेती, ऊपरी क्षेत्र में मकान अर्जित किए गए मुआवजा देकर। लेकिन 2007 में चला खेल। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण NCA ने ही नई कमेटी बनाकर धरातल पर सर्वेक्षण के बिना गुजरात शासन से जुड़कर बदल दिए स्तर। इससे 15,900 से अधिक परिवारों को डूब से बाहर बताकर कईयों को मकान के लिए भूखंड भी देकर इस पर बनी 2008 की रिपोर्ट को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नियुक्त देवेंद्र पांडे कमेटी ने भी अवैज्ञानिक कहकर नामंजूर किया। राज्य और केंद्र शासन ने इस खेल के आधार पर सबको पुनर्विचार बताकर जीरो बैलेंस सर्वोच्च अदालत में भी बताया। फिर भी मध्य प्रदेश शासन ने आंदोलन से सवाल उठाने पर 2021 में सुगलीकर कमेटी बनाकर उसकी रिपोर्ट से भी जारी रखा। परिवारों को वंचित किया पुनर्वास के कई लाभों से, विशेषतः अनुदान से। जबकि हर बांध की डूब का आकलन भारत में 100 साल की सबसे अधिक वर्षा को आधार मानकर और जलवायु परिवर्तन की ताज़ा स्थिति ध्यान में लेकर ही होता है। तो इस साल की वर्षा को भी कोई प्राकृतिक आपदा मानकर जो डूब हजारों को बर्बाद कर चुकी है, उसे हम सहन नहीं कर सकते। ये कहना है मशहूर समाज सेविका मेघाटाई पाटकर का। यह शासन निर्मित आपदा है, प्रकृति निर्मित नहीं। बांधों के जल प्रवाह का नियमन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मरण दिन साबित हुआ। इस आपदा का कारण है बड़े बांधों के जल प्रवाह का पूरी घाटी में भारी वर्षा होते हुए नियमन और निगरानी जो शासकीय केंद्रीय प्राधिकरण और राज्य स्तरीय प्राधिकरण की जिम्मेदारी होते हुए नहीं निभाई गई। बाढ़ की संभावना नहीं आकी, न किसी गांव या नगर में मुनादी दी। और तो और 2018 के केंद्रीय जल आयोग के आदेश अनुसार 31 जुलाई तक 50% और 31 अगस्त तक 23% जलाशय वर्षा काल के पानी को समाने के लिए रिक्त नहीं रखा गया। इतना ही नहीं, 6 सितंबर से सरदार सरोवर के जल स्तर की नोंद क्यों नहीं हुई वेबसाइट पर? 16 सितंबर को रोज गांव, नगर, धर्मपुरी, महेश्वर तक डूबते गए, तब भी क्यों नहीं खोले बांध के 17 मीटर ऊंचाई के गेट्स? 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने समारोह के बाद 6 मीटर तक गेट्स खोले। इस अक्षमय देरी से एक साथ करीबन 18 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से नीचेवास में गुजरात के गांव, खेती, मकान, तीर्थ, भरूच और अंकेश्वर तक हुए बर्बाद। हमें यह असंवेदना, राजनीतिक निर्णय और साजिश नहीं है मंजूर। मध्य प्रदेश के साथ गुजरात की जनता भी आक्रोशित है। उन्हें समझ में आया है सच्चाई।
16 सितंबर से आज तक कुछ गांव छोड़कर अन्य गांव नगरों में कानूनन पंचनामा और डूब की पूरी जांच नहीं हुई है। कोई कलेक्टर संवाद करते हैं, अन्य नहीं। जगह जगह मवेशी के साथ कुछ इंसानों की मौत हुई है। चारा अनाज बर्बाद होने से भूखे हैं गरीब। जिनके मकान ध्वस्त हुए हैं वो आज भी बेघर है। वैकल्पिक पर्याप्त निवारा नहीं है। भोजन चारा 8 दिन देकर बंद किया है। ये नहीं चलेगा। 50 किलो गेहूं 10 किलो चारा नहीं पुरेगा। पूरी राहत लेने की मांग जारी है। पंचनामा के आधार पर नुकसान की संपूर्ण भरपाई लेके रहेंगे। मुख्यमंत्री जी की सितंबर घोषणा के बाद क्या प्रत्यक्ष अमल होगा? युद्ध स्तर पर कार्यरत हो अधिकारी कर्मचारी, जिन्हें चुनाव में नहीं इस चुनौती भरे कार्य में लगाया जाए। हर तहसील में पुनर्वास अधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति करे। शिकायत निवारण प्राधिकरण में 5 न्यायाधीश भूतपूर्व नियुक्त करे। हर आदेश का पालन करते संपूर्ण पुनर्वास इस साल की प्रभावित संपत्ति का भूअर्जन करे। दलित आदिवासियों के साथ अत्याचार, किसान मजदूर पशुपालक मछुआरों के जीवन पर और प्रकृति पर आघात अवैध है, अपराध है। लड़ेंगे हम, लेकर रहेंगे। ये कहना है मशहूर समाज सेविका मेघा पाटकर जी का। सरदार सरोवर ही नहीं, नर्मदा ही नहीं, सभी नदी घाटियां के जीवन, आजीविका और प्रकृति पर आघात करते हैं बड़े बांध। सोचिए कि भारत में अमेरिका के मार्ग पर चलकर टेनेसी परियोजना को देखकर दामोदर घाटी योजना बनाई, ब्राका नानगल बांध बनाया। आधुनिक मंदिर कहने के बाद पंडित नेहरू जी ने समझा और उसे महाकाय बीमारी बताया। आज अमेरिका ने 1951 और यूरोप खंड के देशों में तोड़ दिए हैं 4000 से अधिक बांध नदियों को अविरल बहाने देने के लिए लाभ हानि की सोचकर। नर्मदा घाटी के बरगी से सरदार सरोवर तक 30 बड़े 135 मझौले बांधों में से जो बन गए, उन 11 बांधों की किसने जानी है सच्चाई? सरदार सरोवर ने हुए 50,000 से अधिक विस्थापित परिवारों ने लड़ कर लिया, किसी बांध में नहीं मिला ऐसा पुनर्वास। लेकिन आज भी बाकी है बिना पुनर्वास और बिना भूअर्जन प्रभावित हुए हजारों परिवार। बरगी इंदिरा सागर ओंकारेश्वर के विस्थापितों को नहीं दिया वैकल्पिक जमीन का अधिकार। सरदार सरोवर में 20,000 परिवारों को मिला तो भी पूरा नहीं हुआ है कार्य। जारी है आंदोलन, जारी रहेगा। सरदार सरोवर की लागत 4,200 करोड़ से बढ़कर 90,000 करोड़ तक की गई। इसका कारण है सर्वोच्च अदालत और विश्व बैंक ने अध्ययन और सुनवाई से घोषित किया नियोजन का अभाव। आज इस महाकाल बांध से नहीं कच्छ के किसी किसान को सिंचाई मिली, नहीं कच्छ सौराष्ट्र का जल संकट से पूरा छुटकारा हुआ। अदानी बंदरगाह अन्य इंडस्ट्री को मिला, कोका कोला को मिला, बड़े शहरों को मिला पानी। ये कैसा? हजारों किलोमीटर की छोटी नहरें नहीं बनी तो 18 लाख हेक्टेयर को सिंचाई का लाभ भी कहाँ मिला? सुजलाम सुफलाम सोनी योजनाएं क्यों बनानी पड़ी? क्या उसका भी लाभ मिला गुजरात को या मात्र 3 बार उद्घाटन हुआ? मध्य प्रदेश से सबसे अधिक डूब, विनाश और करोड़ों का पूंजी निवेश करने पर भी मात्र 56% बिजली का लाभ मिलना था, जो नहीं मिला। अब महाराष्ट्र 450 करोड़, मध्य प्रदेश 900 करोड़ मांग रहा है बिजली के बदले। मध्य प्रदेश को गुजरात ने पुनर्वास के लिए शासकीय और वन भूमि के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि देनी बाकी है। हर मुद्दे पर कानून, नीति, अदालती फैसलों का उल्लंघन है। गुजरात के विस्थापित और लाभार्थी भी भुगत रहे हैं विभिन्न अन्याय। आज नर्मदा घाटी के तीनों राज्यों की जनता को आवाज उठाना जरूरी है। हम नहीं सहेंगे विनाश, हमें चाहिए सही, निरंतर, न्यायपूर्ण और समतावादी विकास। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जवाब दो, जवाब दो। आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में मशहूर समाज सेविका मेघा पाटकर ने ये सारे सवाल नर्मदा नदी को लेकर उठाए। अब देखना ये है कि सरकार का इस पर क्या फैसला आता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा। सहारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो, देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो समाज के हित के लिए काफी योगदान दिए, काफी अच्छे काम करते हैं और लोगों को न्याय दिलाने में कभी पीछे नहीं हटते। वो है हमारी मेघाताई पाटकर जी। नमस्कार मैडम, आज के मुद्दे को लेकर क्या कहना है आपका? आज पुणे रिवर फ्रंट के खिलाफ लड़ने वाले मेरे रिवर रिवाइव के निर्माण कार्य में लगे हुए बहुत से साथी आए थे जो भीमा खोरे में अलग अलग नदियों पर काम कर रहे हैं। और हम भी जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से नदी सुरक्षा एवं पुनरुज्जीवन कानून बनवाना चाहते हैं। उसका विधेयक बन चुका है। इसमें ब्रह्मपुत्र से कावेरी तक सभी नदियों पर कार्यरत लोग शामिल हो चुके हैं। आज हमारे मुद्दा वही था कि नदी एक जीवित इकाई मानने की जरूरत है। जैसा फैसला प्रथम उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटीशन लगाया, वो बदलवाया, लेकिन सही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज माना जाता है कि पर्यावरण जब धोखे में है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सूखा, बाढ़, अकाली वर्षा सब कुछ भुगत रहे हैं, खास करके जो प्रकृति पर निर्भर है वो समुदाय। ऐसी स्थिति में आज जल भी अगर अविरल नदी नहीं बहती रहेगी, निर्मल पानी नहीं रहेगा तो धोखे में है। तो शहरवासी हो या ग्रामवासी हो, सभी लोग जो उसी जल पर अपना जीवन बिताते हैं उनका जीवन धोखे में है। और ये इसलिए हो रहा है कि नदियों पर आक्रमण, रिवर फ्रंट यानी कॉन्क्रीटीकरण, नदी के अंदर भी और नदी के किनारे भी बहुत सारे रास्ते और संरचना खड़ी होती है। तो नदी का क्षमता ही कम करने से प्रदूषण अधिक बढ़ता है, भूजल बर्बाद होता है, नदी के किनारे के हजारों वृक्ष काटे जाते हैं, तो धरती पर का आच्छादन खत्म होता है। तो जल चक्र कैसे चलेगा, नदी साल भर कैसे बहेगी, तो सूखा होता है और बाढ़ आती है। क्योंकि जब क्षमता कम हो गई, जैसे रायगढ़ जिले की सावित्री नदी की 2 किलोमीटर के बदले 700 मीटर ही रह गई जगह उसको बहने के लिए। तो फिर जब ज्यादा वर्षा आई, उस साल पूरा डूब गया महाड़ शहर भी, 20,000 घर, दुकान भी। तो ये नहीं होना है। तो ये रिवर फ्रंट जैसा काम रोकना चाहिए। और नदी में जो प्रदूषण हो रहा है वो शहर की गंदगी से हो रहा है, उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थ से हो रहा है और अजैविकता खेती में भी आई है। तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्या कर रहा है? वो क्या पॉलिटिकल नियंत्रण मंडल हो रहा है? ये हमारा सवाल है। तो हर प्रोजेक्ट का पूरा अभ्यास होना चाहिए, उनके पर्यावरणीय असर, सामाजिक असर का पूरा निष्पक्ष अभ्यास के आधार पर ही उनको मंजूरी देनी या नहीं देनी तय होनी चाहिए। इसके बिना 107 नदियों पर रिवर फ्रंट बनेगा और एक एक की कीमत 4,000 करोड़ तक जाएगी। तो ये कहीं मुनाफाखोरी है क्या? पर्यटन के नाम पर कमाई का उद्देश्य है क्या कि नदियों को सही में विकसित करने का है? नदियों का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। हमें लगता है इसके पर्यावरण कानून भी बदले जा रहे, जैसे जंगल सुरक्षा कानून बदल गया तो जंगल भी खत्म होता, तो नदी में पानी झरने से, ऊपर नदी से जो आता रहता है साल भर, वो नहीं होगा। तो ढोर भी पानी कहाँ पिएंगे, मनुष्य कैसे जिंदा रहेंगे? अमेरिका ने आज 1951 बांध तोड़ दिए, यूरोप के देशों में 4,000 से ज्यादा बांध तोड़ दिए। तो नदियों को अविरल बहने देना ही सही रास्ता है। तटबंध यानी एम्बैंकमेंट्स बनाने से उसी के नदी के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। उनको गांव से बाहर निकलना भी इतना हैरान है। बच्चों को शिक्षा भी प्रभावित है। सब कुछ अनुभव है पूरी नदियों का। तो एक एक नदी की एकक मानकर, जीवित इकाई मानकर, इसके अंदर के जल जंगल जमीन का केंद्रित नियोजन यही सही रास्ता है। अपनी नदियों के लिए काफी आंदोलन हुए, इसमें सरकार का क्या कहना है? सरकार तो अपना अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रही है, सब जगह पर्यटन आगे बढ़ा रही है। नर्मदा के नीचे इतना बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की खड़ी की है, पर नीचे वास के भरूच अंकलेश्वर से शहर ध्वस्त हो गए और सैकड़ों गांव ध्वस्त हो गए। ऊपर भी पानी भर गए। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए उन्होंने गेट नहीं खोले, तो 16 सितंबर के रात भर हमारे 150 गांव में डूब आई, घर ध्वस्त हुए, 15,000 से अधिक खेती, हजारों एकड़ डूब गई। तो आपको मैं उस पर एक पर्चा देती हूँ। आप आज हम लोग नर्मदा में ज्यादा बात नहीं किए, पर आज भीमा नदी के घाटी में जो लोग अलग अलग नदियों पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक तो राम नदी नाम की नदी है, जो पवना नदी और उपनदी है,
पर वहाँ भी हालत ऐसी है। तो मुंबई में मिठी नदी भी एक प्रकार से नाला बन गई है। तो देखिए, नर्मदा घाटी करे सवाल, जीने कहा किया मौत का चाल। तो आज हर नदी पर जोशी मठ से लेकर यानी उत्तराखंड की अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी जो गंगा की उपनदी है, वहाँ तक जो प्रदूषण है, जो आक्रमण अतिक्रमण है, वो सब भुगत रहे हैं स्थानीय लोग। इसको सोचे बिना प्रोजेक्ट्स को डेवलपमेंट के विकास के नाम पर आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। हम महाराष्ट्र सरकार से चाहते हैं कि वो तत्काल संवाद के लिए तैयार हो जाए और संवेदना की। धन्यवाद। ये हमारे साथ मेघाताई पाटकर जी थे, जो समाज सेविका हैं और काफी अच्छा सोशल वर्क करते हैं। नदियों को लेके विशेष करके ध्यान देते हैं ताकि उसमें भी कोई छेड़छाड़ ना हो। हमारे चैनल से यूं बने रहे, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार। शरीफ भाई, क्या कहना चाहोगे आज के कॉन्फ्रेंस को लेके? आज के कॉन्फ्रेंस को लेके हम ये कहना चाहते हैं कि 2006 में हमारा मिठी नदी में डूब गया और MMRD कलेक्टर और BMC तीनों मिलकर तोड़े, और आज तक 2008 में पात्र हुआ। पात्र होने के बाद 2024 तक अभी तक घर हमारा नहीं मिला है। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो आप सरकार से क्या अपील करते हो? सरकार से अपील मैं ये कहता हूँ कि मेरा घर जो तोड़ा गया है 400 लोगों का, वो दिया जाए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। 400 जो लोग आप बता रहे, वो कहाँ पे रहते हैं? अभी इधर उधर सब रह रहे हैं। हाँ। बाकी कुछ लोग तो उसी नदी के किनारे ही रह रहे हैं। कितने सालों से वो लोग वहाँ रहते थे? 2095 से रह रहे हैं। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से अपील करते हैं कि हम लोग सरकार से मांग करें कि हमारा जो घर था वो घर वापस दिया जाए। धन्यवाद। शरीफ भाई, क्या कहना चाहोगे आज के कॉन्फ्रेंस को लेके? आज के कॉन्फ्रेंस को लेके हम ये कहना चाहते हैं कि 2006 में हमारा मिठी नदी में डूब गया और MMRD कलेक्टर और BMC तीनों मिलकर तोड़े, और आज तक 2008 में पात्र हुआ। पात्र होने के बाद 2024 तक अभी तक घर हमारा नहीं मिला है। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो आप सरकार से क्या अपील करते हो? सरकार से अपील मैं ये कहता हूँ कि मेरा घर जो तोड़ा गया है 400 लोगों का, वो दिया जाए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। 400 जो लोग आप बता रहे, वो कहाँ पे रहते हैं? अभी इधर उधर सब रह रहे हैं। हाँ। बाकी कुछ लोग तो उसी नदी के किनारे ही रह रहे हैं। कितने सालों से वो लोग वहाँ रहते थे? 2095 से रह रहे हैं। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से अपील करते हैं कि हम लोग सरकार से मांग करें कि हमारा जो घर था वो घर वापस दिया जाए। धन्यवाद।